तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है कमर्शियल बैंक, और इसे हम बोलते हैं वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक, राइट। अब कमर्शियल बैंक क्या है ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया, आवाज अब सही होगी। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, भारत का जो बैंकिंग प्रणाली है उसके बारे में हमने बात की है। तो बैंक्स में कौन कौन सी बैंक आती हैं, तो हमने देखा एक होता है कमर्शियल बैंक, एक होता है कोऑपरेटिव बैंक, एक होता है स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट बैंक, और एक होता है सेंट्रल बैंक। तो स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट बैंक में हमने देखा नाबार्ड, हमने देखा सिडबी, हमने देखा एनएचबी, हमने देखा और भी जैसे एक्सिम बैंक, राइट ना। अब तो वॉइस होगी आई थिंक। सो अब देखते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं आज कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक की। तो वाणिज्यिक बैंक में सबसे पहले जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कमर्शियल बैंक का एंटायर कॉन्सेप्ट। तो कमर्शियल बैंक जो हैं वो दो तरह की हैं हिंदुस्तान में, एक पब्लिक सेक्टर बैंक और दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो दो तरीके की बैंकें हैं, एक पब्लिक सेक्टर और दूसरा प्राइवेट सेक्टर। अब ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या चीज़ें हैं तो ज़रा देखते हैं। अब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या आती हैं ज़रा इस पर टॉक करेंगे। तो पब्लिक सेक्टर का मतलब है, जब भी मैं अपनी क्लास में वर्ड यूज़ करूं पब्लिक तो हमेशा इसका मतलब होगा गवर्नमेंट, मतलब वे बैंक हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक हैं, मतलब जिनके 51% या ज़्यादा शेयर्स होल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर कॉल्ड द पब्लिक सेक्टर बैंक। जिसके 51% या उससे ज़्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के पास हैं, सरकार के पास हैं, उन्हें हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक का मतलब है, आप लोग बिना बताए समझ गए कि वे बैंक हैं जिनके 51% या उससे ज़्यादा शेयर्स होल्ड बाय द प्राइवेट एंटिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनी। तो जैसे हमारे हिंदुस्तान में जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं ये दो तरीके की हैं, एक प्राइवेट इंडियन बैंक, प्राइवेट इंडियन बैंक मतलब वे बैंक हैं जिनका हेडक्वार्टर इंडिया में है और जिनकी ब्रांचेस भी इंडिया में है, दे आर कॉल्ड प्राइवेट इंडियन बैंक, उन्हें निजी भारतीय बैंक कहते हैं। इसी तरीके से वे बैंक हैं जिनका हेडक्वार्टर फॉरेन कंट्री में है लेकिन जिनकी ब्रांचेस हमारे हिंदुस्तान में हैं, सो दे आर कॉल्ड प्राइवेट फॉरेन बैंक्स। तो जिनका हेडक्वार्टर विदेशों में है, मुख्यालय विदेशों में है, लेकिन उनकी ब्रांचेस हमारे हिंदुस्तान में हैं, तो उन्हें प्राइवेट फॉरेन बैंक कहते हैं। जैसे दोस्तों बड़ी बड़ी जो प्राइवेट फॉरेन बैंक्स हमारे हिंदुस्तान में हैं तो वो कौन कौन सी हैं, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जैसे हांगकांग शांघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, जैसे रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, दोस्तों जैसे सिटी बैंक, जैसी जो बड़ी बड़ी बैंकें हैं जो प्राइवेट फॉरेन बैंक्स हैं उनकी लिस्ट में ये सब आती हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें द प्राइवेट इंडियन बैंक की, तो प्राइवेट इंडियन बैंक का मतलब है वे बैंकें हैं दोस्तों जिनका हेडक्वार्टर हमारे इंडिया में है लेकिन इनकी ब्रांचेस भी इंडिया में है। हाँ, कुछ ब्रांचेस फॉरेन कंट्रीज में हो सकती हैं तो उन्हें हम कहेंगे प्राइवेट फॉरेन बैंक्स, प्राइवेट इंडियन बैंक्स। जैसे आईसीआईसीआई बोले तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जैसे एक्सिस बैंक, जैसे यस बैंक, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक। सो दोस्तों ये सारी की सारी जो बैंक्स हैं ये हमारे हिंदुस्तान की प्राइवेट इंडियन बैंक्स की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान देना चाहूँगा, वो क्या कि दोस्तों 2014 में हुआ कुछ यूं कि हमारे हिंदुस्तान में 25 कंपनियों ने 25 कंपनीज हैव अप्लाइड फॉर द लाइसेंसिंग ऑफ प्राइवेट इंडियन बैंक। 2014 में 25 कंपनियों ने प्राइवेट इंडियन बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, लेकिन उन 25 कंपनियों में से आरबीआई ने सिर्फ 2 कंपनियों को, जिनमें एक है बंधन और दूसरा है आईडीएफसी, इनको लाइसेंस दिया, और वो भी कब, 2014 में। सो इन 2014 में बंधन और आईडीएफसी इन 2 कंपनीज को प्राइवेट इंडियन बैंक का लाइसेंस मिला, निजी क्षेत्रीय बैंक का और भारतीय निजी बैंक का लाइसेंस मिला। अब दोस्तों अब आप लोगों को थोड़ा सा अगर मैं और ज्ञान देना चाहूँ, थोड़ी और एक्स्ट्रा बात करना चाहूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहली बार
1993 में, 1993 में सबसे पहली बार हमारे हिंदुस्तान में 1993 में क्या हुआ? तो 1993 में ये हुआ, इनमें लिखा है बंधन और आईडीएफसी, प्राइवेट इंडियन बैंक में लास्ट में लिखे हैं सर। तो प्राइवेट इंडियन बैंक के लास्ट में लिखा है बंधन और आईडीएफसी, बंधन और आईडीएफसी, राइट। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं क्या, तो जरा ध्यान से देखिए, वो ये कि जस्ट गिव मी अ मिनट। क्या ये वाला स्क्रीन पे नहीं आ रहा ये चीज? आ रहा है? इसमें तो नहीं आ रहा है, आ रहा है ना? ठीक है, चलो थैंक यू। दोस्तों बंधन और आईडीएफसी, ओके, बंधन और आईडीएफसी, राइट ना। तो 1993 में क्या हुआ कि पहले हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी बैंक्स थी सारी प्राइवेटली काम करती थी और सारी प्राइवेट बैंक हुआ करती थी, प्राइवेट कंपनीज थी और प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनी के तौर पर काम करती थी। ओके नमो। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि 1993 में आरबीआई ने हमारे हिंदुस्तान में पहली बार 1993 में आरबीआई ने हमारे हिंदुस्तान में पहली बार 12 कंपनियों को प्राइवेट बैंक का लाइसेंस दिया। तो पहली बार हमारे हिंदुस्तान में 12 कंपनियों को, फिर 1993 में 10 कंपनियों को और प्राइवेट इंडियन बैंक का लाइसेंस दिया गया। तो सबसे पहली बार हमारे हिंदुस्तान में जो प्राइवेट इंडियन बैंक हैं, जो निजी भारतीय बैंक हैं, इनका लाइसेंस 1993 में एक बार 12, एक बार 10, इन दो कंपनीज को लाइसेंस दिया गया। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को थोड़ा और ज्ञान दूं तो इसके बाद सीधा जाकर 2004 में यस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक को 2004 में प्राइवेट इंडियन बैंक का लाइसेंस दिया गया। सीधा 2004 के बाद अभी 2014 में बंधन और आईडीएफसी, इन दो कंपनीज को प्राइवेट इंडियन बैंक का लाइसेंस दिया गया है। और साफ साफ लिख देता हूं थोड़ा, सो दिस इज कॉल्ड बंधन, तो प्यार का बंधन है, और आईडीएफसी, इन्हें 2014 में लाइसेंस दिया गया, 2014, राइट ना। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं और थोड़ा डिटेल में टॉक करते हैं, चूंकि ये जीएस स्पेशल क्लास है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कंडीशंस फॉर लाइसेंसिंग द प्राइवेट इंडियन बैंक इन आवर कंट्री। अगर हमारे हिंदुस्तान में कोई भी प्राइवेट इंडियन बैंक को लाइसेंस चाहिए है तो उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं जो आरबीआई ने लगाई हैं, जो किसी भी फाइनेंशियल कंपनी को फॉलो करना होगा और किस आधार पर आरबीआई इन्हें लाइसेंस देता है। तो दोस्तों जरा ध्यान से सुनना और बहुत बेहतरीन ज्ञान मिलेगा आज की क्लास में। और फिर बाद में आज की क्लास में आप लोगों को बताएंगे पूरा का पूरा इंटायर पब्लिक सेक्टर बैंक का सिस्टम हमारे हिंदुस्तान में क्या है और कैसा है। देखिए दोस्तों, कंडीशंस में सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो कोई भी एक एनबीएफसी हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो, कोई भी एक एनबीएफसी हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो, उसे लाइसेंस मिल सकता है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि एक एनबीएफसी हो, या दोस्तों कोई भी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान हो, या दोस्तों वो कोई भी फाइनेंस कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो लेकिन बैंकिंग या फाइनेंस से जुड़ी हो, या तो वो बैंकिंग के क्षेत्र से या वो फाइनेंस के क्षेत्र से आपस में जुड़ी हो, तो उसे हम लाइसेंस देते हैं प्राइवेट इंडियन बैंक का, राइट। दूसरी कंडीशन है, पहली कंडीशन सबको समझ में आ गई, वो कोई भी एक कंपनी हो, चाहे वो बैंक से और फाइनेंस से जुड़ी हो, और दूसरा एनबीएफसी हो, और या वो एमएफआई हो, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो, राइट ना। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है वो ये है दोस्तों कि उसके पास कम से कम मिनिमम उसके पास दोस्तों 10 ईयर्स 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 वर्ष का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें काम करने के लिए, राइट ना। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा एक और कंडीशन है, और वो कंडीशन है कि लास्ट 5 ईयर्स में, पिछले 5 वर्षों में, इन द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 वर्षों में वो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो। इन द लास्ट 5 ईयर्स,
लास्ट 5 ईयर्स में वो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, उसने लाभ कमाया हो, तो उसे प्रॉफिट हुआ हो, वो लाइसेंस ले सकता है। इसके अलावा एक और कंडीशन है दोस्तों, और वो कंडीशन है कि जो मिनिमम कैपिटल चाहिए, जो एक न्यूनतम पूंजी चाहिए, वो चाहिए ₹500 करोड़, ₹500 करोड़। दोस्तों डिजिटल बोर्ड पे मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो लेकिन आने वाले समय में जब सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी तो बहुत बढ़िया से आपको पढ़ाया जाएगा। आई होप आप लोगों को भी थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। और बता दूं, ये जो भी हम डिजिटल बोर्ड लिया या जो भी हम आज हैं, वो सब आप लोगों की वजह से हैं। सिर्फ आप लोगों ने टाइम्स कोचिंग सेंटर को तहे दिल से प्यार किया और हम लोगों पर ट्रस्ट किया, सिर्फ उसी की वजह से ये स्मार्ट बोर्ड आया। वरना दोस्तों हमारी स्मार्ट बोर्ड की हम लोग कभी इमेजिनेशन भी नहीं कर रहे थे। सो दिस इज़ वेरी 100% ट्रुथ, राइट। 5 मंथ से ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, विद्या माता की कसम, ई को पढ़ने में मज़ा आ गया। आज पहली बार लाइव क्लास ली है। थैंक यू सो मच राहुल बंसल। और मैं आप लोगों को बहुत तहे दिल से थैंक यू बोल रहा, बिल्कुल ईमानदारी से। व्हाट द टाइम्स कोचिंग इज टुडे जस्ट बिकॉज ऑफ योर लव, बिकॉज ऑफ योर रिस्पेक्ट, बिकॉज ऑफ योर रिगार्ड, राइट। और उसको हम बिल्कुल उस डिग्निटी को मेंटेन करके रहेंगे और आप लोगों को बहुत बेहतरीन वाला ज्ञान देंगे आप लोगों को, राइट, बिल्कुल 100%। दोस्तों ये डिजिटल बोर्ड भले ही अभी टाइम्स के इस क्लासरूम में लगा है, लेकिन ये डिजिटल बोर्ड, ये लाइव क्लासेस, ये सब आप लोगों की ही देन है, आप लोगों का ही प्यार है। इसलिए दोस्तों देखिए, इतने डिटेल में हम लोग मैं जीएस स्पेशल की क्लास में ये डिटेल डिस्कशन कर रहा हूं कि एक प्राइवेट इंडियन बैंक बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। अदरवाइज ये सब आप लोगों को इतना ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर सुनिए ध्यान से, अगर आप लोगों को अगर कोई एक प्राइवेट बैंक का कंपनी को, मान लो एनबीएफसी हो या एमएफआई हो, इसे बनना है भैया प्राइवेट बैंक, इसे प्राइवेट इंडियन बैंक का लाइसेंस चाहिए, प्राइवेट फॉरेन बैंक का, दोनों के लिए कम से कम 500 करोड़ की कैपिटल, 500 करोड़ की पूंजी होना अनिवार्य है और इतनी पूंजी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, जैसे आरबीआई ने लाइसेंस दे दिया, राइट, आरबीआई ने लाइसेंस दे दिया। पीयूष जी आपकी हिस्ट्री की भी क्लास होगी और मैं हिस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जो हिस्ट्री की क्लासेस हैं वो जैसे GS1 जो है उसमें मेडिवल इंडिया हुआ है, लेकिन जो GS2 है और GS1 से हम लोग एंशियंट या मॉडर्न से शुरू करेंगे। लेकिन हमारे साथ एक नए टीचर होंगे और सर का नाम है SK यादव सर। आप उनकी लाइव क्लास कुछ बच्चों ने भी देखी होगी। ही इज सो टैलेंटेड, ही इज सो जीनियस, ही इज सो एक्सपर्ट फैकल्टी in this field and he is teaching more than 19 ईयर्स, क्या मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन शायद 19-20 साल से भी ज़्यादा से पढ़ा रहे होंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच प्रशांत जी। यस पीयूष जी, तो अब हिस्ट्री की में जो आपकी कंटिन्यू क्लासेस होंगी वो होंगी क्या बोलते हैं SK यादव सर लेंगे। और मैं आप लोगों को इन सर के बारे में बता दूं कि शायद जब मैं 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में रहा हूँगा, शायद उससे पहले, तब से सर इसी इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, राइट। सो यूट्यूब पर देखा, नाइस सर, थैंक यू। यस नमो ने देखो कहा, ओके सर, यूट्यूब पर देखा, नाइस सर, थैंक यू। और मैं आप लोगों को बता दूं, अब आप लोगों को मिलेगा इतिहास बिल्कुल डीप में, इतिहास का ज्ञान होगा बिल्कुल इसी स्टैंडर्ड, इसी लेवल का कि आप लोग कहेंगे वाह, GS स्पेशल का मतलब ये होता है, राइट। सो एंड नेहरू के बारे में बताना, तो ओके ठीक है, राहुल बंसल बता देंगे। तो लाइव हैं वो 5:30 टुडे लाइव हैं वो 5:30 आज इवनिंग में, मुझे नहीं लगता, शायद अभी 2:30 बजे लाइव थे सर की 2:30 बजे लाइव क्लास थी, तो राइट। और चलिए पीयूष जी, अब आपको बता देते हैं कि जो फिजिक्स में है, तो फिजिक्स में आप लोगों को अंकुर वशिष्ठ सर कंटिन्यू करेंगे। और अंकुर वशिष्ठ सर, शायद जो बच्चे हैं, शायद पीयूष भी उनको जानता होगा। यदि पीयूष नहीं जानते आप, तो एक बार उनके वीडियोस यूट्यूब पर देख लीजिए, तो आपको उनके बारे में भी पता लग जाएगा, राइट। सो जरा आप लोगों के मुझे कमेंट चाहिए कि क्या आर यू गाइज हैप्पी, क्योंकि ऑलवेज द स्टूडेंट्स शुड बी द प्रेफरेंस, राइट। स्टूडेंट्स हमेशा प्रेफरेंस पे रहते हैं। और इफ़ यू ट्रस्ट द टाइम्स कोचिंग, इफ़ यू ट्रस्ट अस, देन आप लोग बिल्कुल टेंशन न लें, द क्वालिटी एडुकेशन प्रोवाइड होगी आप लोगों को,
अगर नहीं हुई तो आप मुझसे अपना सवाल रेस कर सकते हैं। चलिए वो सब बातें बाद में होंगी। पीयूष, क्या आपका क्या रिप्लाई है इस पर? दोस्तों सबसे पहली कंडीशन, वो कोई भी एनबीएफसी या एमएफआई हो, वो कोई भी कंपनी हो, लेकिन बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ी हो, वो मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। सो देखो पीयूष, आप बिल्कुल चिंता मत करो। यस, देखो पीयूष ने कहा सो वी आर, थैंक यू सो मच धनराज। एंड पीयूष आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, आप पहले पढ़िए फिर बताइए। और पहली बात तो कोई रिव्यू की जरूरत नहीं है, मोर देन हजारों क्लासेस इन फैकल्टीज ने ले रखी हैं। मैं यहाँ पे बता रहा यार कि जब मैं चौथी पांचवी छठवीं में रहा हूँगा तब से सर इन्हीं बच्चों को और आप लोगों के कंपटीशन के लिए पढ़ा रहे हैं। तो सोचो द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ही इज हैविंग इन दिस इंडस्ट्री राइट नाउ। तो थैंक यू सो मच अभिषेक, धनराज, एवरीबडी। ओके पीयूष बेटा, चलिए ना। तो इसके अलावा वो कोई भी कंपनी के अलावा 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लास्ट 5 साल में, प्रीसीडिंग 5 इयर्स में वो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होनी चाहिए। क्यों प्रॉफिट मेकिंग? पता पड़े किसी कंपनी को प्राइवेट, यस थैंक यू सो मच। तो पीयूष गॉड ब्लेस यू बेटा। सो दोस्तों यदि किसी प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस दे दिया प्राइवेट सेक्टर बैंक का और वो लॉस में है और उसने पैसा जमा किया बैंक बन के और निकल ली, इसलिए वो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो। पिछले 5 साल में उसके पास एक अच्छा हैंडसम अमाउंट का प्रॉफिट होना चाहिए। और मिनिमम कैपिटल, ये मैंडेटरी आपके पेपर में आ सकता है कि मिनिमम पूंजी कितनी चाहिए दोस्तों, 500 करोड़। इसके अलावा आरबीआई ने कहा कि थैंक यू सो मच, थैंक यू नमो बेटा। तो आरबीआई ने कहा क्या? तो आरबीआई ने कहा लल्ला देखो एक काम करो, तुम्हें हमने लाइसेंस तो दे दिया कि कोई भी कंपनी आई, लाइसेंस तो दे दिया, लेकिन आफ्टर प्रोवाइडिंग लाइसेंस आरबीआई प्रोवाइड्स द टाइम पीरियड ऑफ 18 मंथ्स, बोले तो 1.5 साल टू सेटअप एंड स्टार्ट द बैंकिंग बिजनेस। लाइसेंस प्रोवाइड करने के 18 महीने के बाद या 1.5 साल के अंदर आरबीआई समय देता है कि जाइए और अपना बैंकिंग का बिजनेस, अपना बैंकिंग का व्यापार स्टार्ट कीजिए। क्यों दोस्तों? मान लो किसी एनबीएफसी, मान लो किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को प्राइवेट सेक्टर बैंक का लाइसेंस मिल गया। अब किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक का लाइसेंस मिल गया तो अब उसे अगर लाइसेंस मिलता है तो मान लो वो अभी एनबीएफसी, टेक एन एग्जांपल मुथूट फाइनेंस या मन्नापुरम गोल्ड लोन, आरबीआई ने मुथूट फाइनेंस को लाइसेंस दे दिया, कहा बेटा जाओ और जाके बैंक बनाओ और स्टार्ट करो, काम शुरू करो। लेकिन दोस्तों अभी उसे जब पूरे हिंदुस्तान में प्राइवेट इंडियन बैंक खोलनी है तो उसे चाहिए ब्रांचेस होनी चाहिए, उसे चाहिए बहुत सारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उसे एम्प्लॉयज चाहिए। तो इन सब चीज़ों के अरेंजमेंट के लिए आरबीआई ने, इन सब चीज़ों के मैनेजमेंट के लिए आरबीआई ने कहा कि बेटा 1.5 साल है लाइसेंस देने के बाद टू सेटअप, स्थापना करने की और स्टार्ट करने का क्या, बैंकिंग बिजनेस। सो दोस्तों दिस इज द अनदर रिक्वायरमेंट और द कंडीशन फॉर लाइसेंसिंग। इसके अलावा आरबीआई ने एक और इंपॉर्टेंट बात कही है। आरबीआई ने कहा इन द इनिशियल 5 इयर्स यू आर नॉट अलाउड टू सेल 49% और मोर शेयर्स टू एनी फॉरेन कंपनी। शुरुआत के 5 सालों में आप किसी भी फॉरेन कंपनी को, किसी भी विदेशी कंपनी को 49% या उससे ज्यादा के शेयर्स नहीं बेच सकते हैं। तो एक और कंडीशन आरबीआई ने कहा कि शुरू के 5 सालों में कम से कम 49% या उससे ज्यादा शेयर्स आपको अपने पास होल्ड करके रखना है। इसके अलावा एक और कंडीशन आरबीआई ने कहा कि मिनिमम 25% ब्रांचेस शुड बी इन द रूरल एरियाज, कम से कम 25% शाखाएं, 25% ब्रांचेस रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए। दोस्तों इतनी सारी कंडीशंस आरबीआई ने लगाई तो उन 25 कंपनियों में से आरबीआई ने प्राइवेट सेक्टर बैंक का जो लाइसेंस दिया वो दिया सिर्फ 2 कंपनीज को, एक बंधन और दूसरा आईडीएफसी। तो अब दोस्तों अब थोड़ा सा आप लोगों को बंधन और आईडीएफसी के बारे में भी ज्ञान दे दिया जाए। जरा बंधन और आईडीएफसी के बारे में अगर हम ज्ञान दें तो जरा बंधन और आईडीएफसी के बारे में आप लोग सुनिए। दोस्तों ये जो बंधन है, तो बंधन और आईडीएफसी के बारे में जरा ज्ञान प्राप्त करिए। तो ये जो बंधन है, बंधन और आईडीएफसी क्या है तो जरा देखें। तो दोस्तों पहली बार पढ़ा रहा ना इसलिए ऐसा हो रहा तो बंधन और आईडीएफसी क्या होता है जरा देखिए। तो बंधन वॉज सेटअप एज एमएफआई। तो दोस्तों अब आपको मैं बता दूं कि जो बंधन है वो पहले एक एमएफआई थी, वो एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था। सो बंधन वॉज सेटअप एज द एमएफआई
एज द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो एक एमएफआई के रूप में बंधन काम कर रहा था और एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था। इसके अलावा मैं आप लोगों को अगर बंधन के बारे में बताऊं तो बंधन भारत की पहली फर्स्ट एमएफआई है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिसे प्राइवेट इंडियन बैंक का लाइसेंस मिला। अर्थात ये पेपर का सवाल है, अर्थात हिंदुस्तान में किसी भी एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को प्राइवेट इंडियन बैंक का लाइसेंस नहीं मिला। और मैं आप लोगों को एक अच्छी बात बता दूं कि बंधन हमारे हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान में पहली बैंक बनी जिसने अपना बैंकिंग का काम भारत के ईस्टर्न पार्ट से शुरू किया। क्यों ईस्टर्न पार्ट? क्योंकि जो बंधन है इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों कोलकाता। सो बंधन का जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता और बंधन भारत की पहली बैंक है जिसने अपना बैंकिंग का बिजनेस, जिसने अपना बैंकिंग का व्यापार भारत के ईस्टर्न पार्ट, भारत के पूर्वी हिस्से से प्रारंभ किया। अर्थात ये कि आज़ादी के बाद ऐसी एक भी प्राइवेट बैंक नहीं है जिसने अपना काम भारत के पूर्वी हिस्से ईस्टर्न पार्ट से स्टार्ट किया हो। इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट बात कि जो बंधन है, बंधन इसे एक्चुअली लाइसेंस मिल गया था लगभग 2014 में और जून के लगभग में, जून 2014 में से लाइसेंस मिला और आरबीआई ने कहा लल्ला जाओ और जाकर अपनी 1.5 साल के अंदर बैंक सेटअप करो। लेकिन हुआ कुछ यूं कि बंधन ने अपना 23 अगस्त 2015 में इनॉग्रेशन किया। 23 अगस्त 23 अगस्त तो बंधन की जो स्थापना हुई दोस्तों वो 23 अगस्त में हुई। तो हम कहते हैं 23 अगस्त को बंधन की स्थापना दिवस है और 2015। और आप लोगों को बता दूं कि आज तक बैंकिंग मार्केट में, बैंकिंग के बाजार में सबसे बड़ी स्थापना करने वाली बैंक कौन सी है? बंधन है। सबसे बड़ा इनॉग्रेशन करने का काम, जो सबसे बड़ा उद्घाटन हुआ वो बंधन है। क्यों दोस्तों? क्योंकि बंधन ने पहले ही दिन 501 ब्रांचेस, 501 शाखाएं, और तो और 501 ब्रांचेस के अलावा बंधन ने दोस्तों 501 ब्रांचेस के अलावा बंधन ने 50 एटीएम मशीन्स, 50 एटीएम मशीन्स से अपना काम प्रारंभ किया। तो पूरे हिंदुस्तान में 501 ब्रांचेस और 50 एटीएम मशीन के साथ आज तक सबसे पहली कंपनी है, सबसे पहली बैंक है बंधन जिसने अपना काम प्रारंभ किया हो। तो ऐसे हम कहते हैं बंधन, राइट। और दोस्तों जो बंधन है वो पहले एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था, लोगों को छोटे मोटे अमाउंट में लोन दिया करता था, राइट। अब इसके अलावा अगर हम और बातें करें तो इसके अलावा चलते हैं आईडीएफसी का ज्ञान देते हैं दोस्तों। आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। तो जो आईडीएफसी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी है। तो आईडीएफसी के बारे में जरा ज्ञान प्राप्त करें कि आईडीएफसी भारत में एक एनबीएफसी थी। तो ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी थी। पहले ये भारत में एनबीएफसी का काम करती थी और इसका जो हेडक्वार्टर आईडीएफसी का, तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो ये मुंबई बेस्ड एनबीएफसी थी, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई, तो ये मुंबई की एक एनबीएफसी थी। लेकिन बाद में इसे जुलाई 2014 के लमसम में लाइसेंस मिला और 1 अक्टूबर 2015 आईडीएफसी ने अपना बैंकिंग का काम हमारे हिंदुस्तान में प्रारंभ किया और आज ये बहुत बड़ी बैंक है। और दोस्तों बता दें इसने मात्र 20 ब्रांचेस, 20 शाखाओं के साथ अपना काम शुरू किया था, जिनमें से 15 शाखाएं सिर्फ मध्य प्रदेश में, वो भी सिर्फ 3 जिलों में, खांडवा, हरदा एंड होशंगाबाद में इसने प्रारंभ किया। बाकी की 5 ब्रांचेस, बाकी की 5 शाखाएं इसकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे दिल्ली एंड मुंबई जैसे शहरों में थी और आज ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है और दिस इज कॉल्ड आईडीएफसी। और दोस्तों ये छोटी छोटी कंपनी जैसे अभी रिसेंटली कैपिटल फर्स्ट एक एनबीएफसी थी तो वो इसमें मर्ज हो गई है रिसेंटली, दिस इज द करंट अफेयर। तो इसी तरीके से अब आईडीएफसी भी स्प्रेड हो रही है और ये हमारे हिंदुस्तान की बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल नई, बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल फ्रेश 2 बैंक हैं, जैसे हम 2 प्राइवेट बैंक हैं, बंधन और आईडीएफसी। तो दोस्तों ये तो हुआ पूरा का पूरा ज्ञान बंधन और आईडीएफसी का, और ये पूरा का पूरा ज्ञान हुआ किसका? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का। अब हम चलते हैं और अब हम आगे बात करते हैं और आगे हम लोग जो टॉक करेंगे वो करेंगे क्या? तो अब आगे हम लोग बात करेंगे और देखो जैसे कि हमने कहा कि जो कमर्शियल बैंक हैं, जो व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक हैं,
इनमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं ये बेसिकली। सबसे पहले तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो सरकारी बैंक हैं, एंड दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो हमने पब्लिक सेक्टर बैंक की अब बात प्रारंभ करेंगे, और इससे पहले हम प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हमारे हिंदुस्तान में हैं, इसका टॉक हो चुका है, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हिंदुस्तान के प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। जल्दी से कुछ कमेंट में लिखें कि सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता जाए साथ साथ में, और ऐसा लगे कि वहां पर कोई देख भी रहा है और कोई मुझसे कनेक्ट है और सुन भी रहा है। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से। जो मेन ज्ञान है दोस्तों वो अभी मिलने वाला है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो देखिए दोस्तों, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं तो इनमें सबसे पहले जो कैटेगरी आती है, जो डिस्कशन हम करेंगे वो करेंगे एसबीआई का। इसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी में जो टॉक करेंगे वो करेंगे दोस्तों नेशनलाइज्ड बैंक्स का, वो करेंगे राष्ट्रीयकृत बैंकों का। तो सबसे पहले हमने बात करेंगे अभी एसबीआई के बारे में, फिर नेशनलाइज्ड बैंक, हिंदी में इन्हें कहते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। यस सर, नमो योगेंद्र सामरेंद्र, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, बाकी आप लोग और ये बताइए कि बाकी सब कुछ सही चल रहा है ना दोस्तों, एवरीथिंग इज फाइन इन टाइम्स। सो बाकी कोई और सजेशन आप लोग देना चाहते हैं तो अपने कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। सो बाकी हम लोग डे बाय डे और अच्छा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को बढ़िया सा ज्ञान दे सकें। सो सर थोड़ा स्लो प्लीज। ओके राजीव, तो बिल्कुल स्लो, इतना स्लो चल रहा है भाई। चलिए राजीव, और स्लो कर देंगे आपके लिए ना। तो दोस्तों ये तो हो गई अब नेशनलाइज बैंक। तो जब हम नेशनलाइज बैंक की बात करेंगे आज की क्लास में, तो हम आपको बताएंगे कि इसमें हम बात करेंगे 19 प्लस आईडीबीआई, 19 प्लस आईडीबीआई, राइट। और तो 19 प्लस आईडीबीआई एक एसबीआई, राइट। तो अभी 19 में से भी अब हो गई -2। -2 में कौन कौन सी हैं, तो वो है विजया बैंक, विजया बैंक प्लस देना बैंक। तो विजय और देना को भी -2 कर दो तो बची कितनी, 17। दोस्तों बची कितनी, सिर्फ 17 और प्लस आईडीबीआई, राइट। तो अब हम बात करेंगे आज इन 17 प्लस आईडीबीआई की, और इसके अलावा डिटेल में बात होगी किसकी, एसबीआई की। तो आज की क्लास में बात होगी एसबीआई की और साथ में इन 17 प्लस आईडीबीआई की, राइट। तो देखते हैं दोस्तों क्या है इस ज्ञान में आप लोगों के लिए ना। इसके अलावा दोस्तों जरा और ध्यान से सुनिए, स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो एक तो हो गया 17 ये, 18 ये और 19 ये। तो आज की तारीख में मात्र 19 है। लेकिन कुछ समय पहले जब मैं सरकारी बैंक का पढ़ाता था क्लास में तो 27 बोलता था, लेकिन आज 27 की जगह बोल रहा हूं सिर्फ कितनी, 21 और 19। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पर पहले मैं लिखा करता था प्लस, यहां पर पहले मैं लिखा करता था +5 एसोसिएट्स बैंक एसबीआई की, और यहां लिखा करता था प्लस भारतीय महिला बैंक। लेकिन दोस्तों ये जो 5 एसोसिएट बैंक्स हैं और ये जो भारतीय महिला बैंक है, इस भारतीय महिला बैंक को और इन 5 एसोसिएट बैंक्स को क्या किया गया, 1 अप्रैल 2015 में 1 अप्रैल 2015 में मर्ज कर दिया गया। किसके अंदर, एसबीआई के अंदर। दोस्तों अब इस समय मैं लिखता हूं कितनी, और हाँ अभी रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि आईडी का विजया बैंक को, देना बैंक को कहाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया है रिसेंटली, राइट नाउ। So this is called the what, the public sector bank। आईडीबीआई का भी बहुत अभी रिसेंटली काम चल रहा है दोस्तों, और आईडीबीआई को भी सरकार प्राइवेटाइज करने की बात कर रही है, और इसे भी बहुत जल्दी आपको सुनने को मिल जाएगा कि आईडीबीआई भी इस समय यहाँ से हट रही है, और आईडीबीआई को सरकार डिसइन्वेस्ट करने जा रही है और विनिवेश करने जा रही है, राइट। तो चलिए दोस्तों, यस राजीव, क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो आईडीबीआई को गवर्नमेंट नहीं बल्कि आईडीबीआई को सरकार क्या करने जा रही है, आईडीबीआई को सरकार खत्म करके और इसे भी सरकार बनाने जा रही है क्या, प्राइवेट बैंक।
कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। ना, तो दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो अब हम लोग बात स्टार्ट करेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे, द कंप्लीट ज्ञान अबाउट द एसबीआई। तो जरा ध्यान से सुनना एसबीआई के बारे में। एसबीआई के बारे में क्या ज्ञान है आप लोगों के लिए, सुनिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भारतीय स्टेट बैंक है, सबसे पहले 1806 में आते हैं। 1806 में ब्रिटिशर्स ने भारत की पहली प्रेसिडेंसी बैंक बनाई। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, कभी भी आप कहीं भी पढ़ें या कहीं भी सुने प्रेसिडेंसी बैंक, यदि आप कभी भी पढ़ें या कहीं भी सुने प्रेसिडेंसी बैंक, तो प्रेसिडेंसी बैंक का मतलब क्या होता है? तो प्रेसिडेंसी बैंक का मतलब है वो बैंक जो ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करती थी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में और ब्रिटिश रूल के अंडर में कार्यरत थी, उन्हें हम भारत में प्रेसिडेंसी बैंक कहते थे। तो भारत में पहली प्रेसिडेंसी बैंक बनाई गई जिसका नाम था दोस्तों बैंक ऑफ कैलकाटा, जिसका नाम था बैंक ऑफ कैलकाटा। सो इसी प्रेसिडेंसी बैंक जिसका नाम था बैंक ऑफ कैलकाटा, इसी को 1809 में कन्वर्ट कर दिया गया और बदल दिया गया इसे क्या, और इसे 1809 में दोस्तों बना दिया गया बैंक ऑफ कैलकाटा को कन्वर्ट कर दिया गया और इसको कन्वर्ट करके इसका नाम रख दिया गया, कलकत्ता का नाम रख दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। तो भारत की जो पहली प्रेसिडेंसी बैंक थी दैट इज कॉल्ड बैंक ऑफ कैलकाटा, अब वो क्या बन गया? बैंक ऑफ बंगाल बन गया। सो अब जो भारत की पहली प्रेसिडेंसी बैंक थी जिसका नाम था बैंक ऑफ कैलकाटा, इसे कन्वर्ट करके बना दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। तो ये पहली प्रेसिडेंसी बैंक हो गई, बैंक ऑफ कैलकाटा की जगह बैंक ऑफ बंगाल, राइट ना। और कलकत्ता में भाई मनदीप सिवाच ना। 1809 के बाद 1840 में जब हम आए तो 1840 में भारत में दूसरी प्रेसिडेंसी बैंक बनाई गई। तो 1840 में जब दूसरी प्रेसिडेंसी बैंक बनाई गई जिसका नाम भारत में था क्या? इसका नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे। तो ये दूसरी प्रेसिडेंसी बैंक थी दैट इज कॉल्ड बैंक ऑफ बॉम्बे नाउ। अब दोस्तों आया 1843, 1843 में हुआ कुछ यूं कि भारत में थर्ड प्रेसिडेंसी बैंक बनाई गई, भारत में तीसरी प्रेसिडेंसी बैंक बनाई गई। और ये जो तीसरी प्रेसिडेंसी बैंक थी इसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। तो दोस्तों आप लोग अपने ज्ञान में और तुरंत दिमाग में इंस्टॉल कर लीजिए कि भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करती थी। बैंक ऑफ पहले कैलकाटा, बाद में बैंक ऑफ बंगाल बन गई, देन बैंक ऑफ बॉम्बे, देन उसी को बैंक ऑफ बंगाल बना दिया गया, देन बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। तो अगर हम कह सकते हैं या तो बैंक ऑफ कैलकाटा कह लें या बैंक ऑफ बंगाल कह लें या बैंक ऑफ बॉम्बे और तीसरी बैंक ऑफ मद्रास। ये जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थी, इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक का क्या हुआ, थोड़ा सा और ज्ञान लेते हैं और ज़रा ध्यान से यहाँ चलते हैं। दोस्तों ये जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थी, इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को दैट इज कॉल्ड बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ ये जो बैंक ऑफ बंगाल थी, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। हुआ कुछ यूं कि 1921 में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को 1921 में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को किया गया क्या? तो इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को 1921 में कौन कौन? बैंक ऑफ बंगाल, क्योंकि बैंक ऑफ कलकत्ता तो खत्म हो गई थी, तो बैंक ऑफ बंगाल प्लस बैंक ऑफ बॉम्बे प्लस बैंक ऑफ मद्रास। तो इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को एक दूसरे में क्या किया गया? मर्ज और
एमेलगमेट कर दिया गया। एमेलगमेट वर्ड यूज होता है जब 2 और 3 एंटिटी मिलकर एक नई एंटिटी बनाएं, तो इन्हें एमेलगमेट कर दिया गया और बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को एक दूसरे में मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज करके क्या बना दिया गया, तो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज करके बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो आप लोग फिर से एक बार देख सकते हैं कि जो 3 प्रेसिडेंसी बैंकें थीं, ये जो 3 प्रेसिडेंसी बैंकें थीं आपकी, कौन कौन सी ये 3 प्रेसिडेंसी बैंकें? देखिए दोस्तों, पहली जो प्रेसिडेंसी बैंक थी वो थी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बंगाल, देन बैंक ऑफ बॉम्बे, देन बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को क्या किया गया? तो इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को उठाया गया और उठाकर एक साथ बना दिया गया क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो आज काम करता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 बना दिया गया क्या? इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट में लिख देता हूँ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कन्वर्ट कर दिया गया इनटू SBI। तो ये लिखा है 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बना दिया गया SBI। तो कई सारे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया कि SBI किस बैंक को कन्वर्ट करके बनाई गई, तो किस बैंक को कन्वर्ट करके बनाई गई दोस्तों? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को। यस, मैं एक और ज्ञान देना चाहता हूं कि 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना हुई। जब 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना हुई, तो इससे पहले भारत में RBI का काम कौन करता था, या भारत में सेंट्रल बैंक का काम कौन करता था? तो वो यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। तो आपको बता दूं कि RBI से पहले भारत में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का काम कौन करता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है। तो ये हमारे एग्जाम का क्वेश्चन भी है कि 1 अप्रैल 1935 से पहले, RBI की स्थापना से पहले भारत की केंद्र बैंक का कार्य कौन करता था? तो आंसर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बाद में क्या बना दिया गया दोस्तों? SBI। तो अगर हम गौर से देखें तो SBI की कहानी 1806 से ही शुरू हो जाती है, जब भारत में बैंक ऑफ कलकत्ता पहली प्रेसिडेंसी बैंक बनी। लेकिन SBI को कन्वर्ट किया गया किससे? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से। और आज दोस्तों SBI हिंदुस्तान की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर, क्या लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आती है। मतलब आज हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक है वो कौन सी? देखिए दोस्तों, डिस्कशन हम कर रहे हैं किसका? कमर्शियल बैंक का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सो द डिस्कशन इज गोइंग ऑन द कमर्शियल बैंक। तो आज हमारे हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी जो कमर्शियल बैंक है वो है दोस्तों कौन सी? SBI। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग द कमर्शियल बैंक। तो आज हमारे हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक है वो दोस्तों कौन सी है? SBI, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ दोस्तों और आगे देखिए, और अभी बहुत सारी बातें हम अपनी क्लास में करेंगे। और बातों में क्या करेंगे तो देखिए, SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और SBI हम मिनी RBI भी कहते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये मिनी RBI कहलाता है। लेकिन RBI का काम ये नहीं करता, ये एक तरीके का प्योर और होल हार्टेड कमर्शियल बैंक ही है और वाणिज्यिक बैंक का ही काम करता है। अर्थात कमर्शियल बैंक क्या, फिर से बता दें, जो लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करें, जो लोगों को लोन्स दें, दे आर कॉल्ड कमर्शियल बैंक, राइट। आप लोग साथ साथ नोट करते जाइए और बढ़िया सा ज्ञान भी प्राप्त करते जाइए। सो दिस इज कॉल्ड SBI, सो दिस इज कॉल्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा अगर हम कुछ और बातें बताएं, कुछ और आप लोगों को ज्ञान दें, तो वो ये दोस्तों कि SBI तो हो गया। तो SBI के अलावा अब चलते हैं और अच्छा हाँ, इन 5 एसोसिएट के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं। तो जरा SBI की 5 एसोसिएट बैंकें देखते हैं। तो SBI तो हमने पढ़ लिया, SBI क्या है। जो 5 एसोसिएट्स बैंक हैं, अब उनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं। दोस्तों जब 1955 में 1955 में जब SBI बना, इसके बाद इन 1959 में क्या हुआ, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएट बैंक
एसोसिएट बैंक एक्ट पास हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएट बैंक एक्ट पास हुआ। जब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएट बैंक एक्ट पास हुआ तो इस एक्ट के अंतर्गत, जरा दोस्तों ध्यान सुनना, जब ये 1959 1959 वाला, मैं आपको पूरा ज्ञान दे रहा हूं दोस्तों, जीएस स्पेशल वाला, जरा ध्यान सुनिए। बहुत सारे बच्चे क्या जितने सुन रहे हैं सारे पहली बार सुनेंगे। सुनिए, ये तो सबने सुना एसोसिएट, लेकिन आज बताता हूं बनी कैसी और रहा क्या उस समय। तो जब 1959 में 1959 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएट बैंक एक्ट पास हुआ तो हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बैंकें काम कर रही थी, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बैंकें काम कर रही थी। हर स्टेट में, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ मैसूरू, राइट, स्टेट बैंक ऑफ कर्नाटका, तो दोस्तों ऐसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, तो इस तरीके से बहुत सारी, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, तो अलग अलग बैंकें काम कर रही थी। तो दोस्तों जब हमारे हिंदुस्तान में ये एक्ट पास हुआ तो इस एक्ट के अंतर्गत एसबीआई ने क्या किया, इस एक्ट के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ एसोसिएट बैंक एक्ट, तो इस एक्ट के अंतर्गत एसबीआई ने इन सभी बैंकों को मर्ज कर दिया गया, इन सभी बैंकों को अपने अंडर में एक्वायर कर लिया गया, इन सभी बैंकों को अपने अंडर में ले लिया। दोस्तों फिर से अच्छी तरह समझिए कि पहले हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट्स में कुछ बैंकें काम कर रही थी, अलग अलग स्टेट में बहुत सारी बैंकें थी। तो जब ये एक्ट बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएट बैंक एक्ट, तो इस एक्ट के अंतर्गत इन बैंकों को एसबीआई ने अपने अंडर में एक्वायर कर लिया। नाउ दे आर स्टार्टेड कॉलिंग और सेइंग द एसबीआई की एसोसिएट बैंक, और उन्हें हम एसबीआई की एसोसिएट बैंक, एसबीआई की सह बैंक कहने लगे। तो दोस्तों उन्हें हम कहते थे एसबीआई की एसोसिएट बैंक, राइट। जो बैंकें काम करती थी दूसरे नाम से लेकिन काम करती थी एसबीआई के लिए। फिर से सुनिए, जो बैंक काम करती थी दूसरे नाम से लेकिन काम करती थी एसबीआई के लिए, उन्हें हम कहते थे एसबीआई की एसोसिएट बैंक। और बता दें पहले हमारे हिंदुस्तान में इस एसबीआई के अंडर में 8 एसोसिएट बैंक्स थी। तो पहले हमारे हिंदुस्तान में एसबीआई के अंडर में 8 एसोसिएट बैंक्स थी, लेकिन हुआ कुछ यूं कि 1963, ध्यान सुनिए पूरा ज्ञान, इन 1963 एक थी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, एक थी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और एक थी स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। जब 1963 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और बनाया गया एसबीबीजे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और बनाया गया एसबीबीजे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। जब ये स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर बन गई तो फिर उसके बाद देखिए 8 में से 2 बन गई, एक एसबीबीजे, तो बची 7। इन 7 में से हुआ यूं कि 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र मर्ज हो गई, किसमें, एसबीआई में, इसका विलय हो गया, एसबीआई में ये मर्ज हो गई, तो टोटल बची 6। इसके अलावा दोस्तों 2010 में 2010, इट इज 2008 सॉरी, सो इट इज 2008, 2008। उसके बाद 2010 में हुआ कुछ यूं कि एक थी स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। सो 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को मर्ज कर दिया गया इनटू एसबीआई। तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंदौर भी 2010 में एसबीआई के अंदर चली गई, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र चली गई, 8 में से 2 बच के 1 बची, 7 माइनस 1 माइनस ये, तो ये हो गई एसबीआई की 5 एसोसिएट बैंक। तो इन 5 एसोसिएट बैंक में कौन कौन सी थी, तो पहली तो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, दूसरी स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद एंड तीसरी स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, चौथी स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, देन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एंड लास्ट वन इज स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। दोस्तों ये 5 एसोसिएट बैंक बन गई। स्टेट बैंक ऑफ कर्नाटका जो मैंने बीच में बोला था वो नहीं था, वो गलत बोल गया मैं दोस्तों। एक था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एंड स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। ट्रावनकोर एक जगह का नाम है इन केरला। तो दोस्तों ये 5 एसोसिएट बैंकें थी। बाद में इन 5 एसोसिएट बैंक्स को मर्ज कर दिया गया और नाउ दे हैव बीन मर्ज इनटू व्हाट, एसबीआई। और कब, 1 अप्रैल 2015।
तो ये रहा हमारे हिंदुस्तान 1 अप्रैल 2015 या 17 दोस्तों, ये रहा हमारे हिंदुस्तान में कंप्लीट ज्ञान किसका, एसबीआई और उसकी एसोसिएट बैंकों का। सो दोस्तों, अब आपको कोई सवाल पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये एसबीआई की एसोसिएट बैंकों की कंप्लीट कहानी हो गई, ये कंप्लीट ज्ञान हो गया। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं और जरा नेक्स्ट टॉक करते हैं। तो दोस्तों, जो हमने पब्लिक सेक्टर बैंक का डिस्कशन स्टार्ट किया है, तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ये एक्चुअली दो तरीके की हैं। एक तो एसबीआई, और एसबीआई की कहानी खत्म हो गई, और दूसरा नेशनलाइज बैंक। चलते हैं और बिना टाइम वेस्ट करे नेशनलाइज बैंकों की कहानी सुनाते हैं और राष्ट्रगत बैंकों के बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो नेशनलाइज बैंक्स क्या हैं, तो जरा इनके बारे में सुनिए और ज्ञान प्राप्त करिए। देखिए दोस्तों, जो नेशनलाइज बैंक का मतलब क्या होता है तो समझना। यदि बैंक का नेशनलाइजेशन, बैंकों का नेशनलाइजेशन, हिंदी में बैंकों का राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स का क्या मतलब है, तो इसका मतलब दोस्तों जरा सुनना। आपने आज से पहले कई बार सुना होगा नेशनलाइज बैंक, नेशनलाइज बैंक, नेशनलाइज बैंक, नेशनलाइज बैंक। आपने कई बार सुना होगा कि राष्ट्रगत बैंक, राष्ट्रगत बैंक, राष्ट्रगत बैंक। लेकिन आज समझिए कि यदि कोई बैंक नेशनलाइज्ड है, यदि कोई बैंक राष्ट्रीयकृत है, तो उसका मतलब क्या है। दोस्तों, यदि कोई बैंक नेशनलाइज्ड है, यदि कोई बैंक राष्ट्रीयकृत है, तो उसका ये मतलब है कि पहले वो एक प्राइवेट बैंक थी। एवरीबॉडी, पहले वो एक प्राइवेट बैंक थी और बाद में वो पब्लिक सेक्टर बैंक बन गई। सो दिस इज कॉल्ड बैंक का नेशनलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड बैंक का राष्ट्रीयकरण। अर्थात किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक को पब्लिक सेक्टर बैंक में कन्वर्ट कर देना कहलाता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कहलाता है बैंकों का नेशनलाइजेशन। राइट, आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग एंड गेटिंग सम ज्ञान इन दिस क्लास। तो यदि कोई बैंक पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक थी, बाद में वो पब्लिक सेक्टर बैंक बन गई, द बैंक वुड बी कॉल्ड नेशनलाइज्ड। उस बैंक को हम कहेंगे राष्ट्रीयकृत। तो हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी नेशनलाइज बैंकें हैं इस समय, अभी आपको बताया 17 प्लस आईडीबीआई, तो इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। या दोस्तों, एक तो नेशनलाइजेशन की ये डेफिनेशन हो गई, मीनिंग हो गई। दूसरी ये कि आज की डेट में अगर सरकार किसी भी एक नई पब्लिक सेक्टर बैंक की स्थापना करे, आज की डेट में यदि सरकार किसी भी नई पब्लिक सेक्टर बैंक की स्थापना करे, किसी भी नई पब्लिक सेक्टर बैंक का एस्टैब्लिशमेंट करे, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनलाइज बैंक। यदि आज की तारीख में सरकार किसी एक पब्लिक सेक्टर बैंक की स्थापना करता है, नेशनलाइजेशन करता है, तो उसे भी हम नेशनलाइज बैंक का दर्जा देते हैं। क्या मतलब हुआ, तो जरा सुनते जाइए और ज्ञान प्राप्त करते जाइए। देखिए दोस्तों, कंप्लीट ज्ञान बताएंगे नेशनलाइजेशन के बारे में। तो बात है 1969 की, 1969 की। 1969 में भारत सरकार इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये तो बता दिया कि नेशनलाइज बैंक होता क्या है। तो नेशनलाइज बैंक का मतलब यदि कोई बैंक पहले पब्लिक सेक्टर बैंक थी, बाद में प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गई, द बैंक इज कॉल्ड नेशनलाइज। अब मैं आप लोगों को थोड़ा हटके और थोड़ा दूसरा ज्ञान दूंगा, क्या कि व्हाई इन इंडिया द बैंक नेशनलाइजेशन टुक प्लेस, क्यों भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और बैंकों का नेशनलाइजेशन क्यों करा गया। तो दोस्तों, 1969 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और इंदिरा गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। तो इन्हें लगा कि यार बहुत सारी जितनी भी बैंकें थी, अगर हम गौर से, ध्यान सुनना, अगर हम गौर से बैंकों के इतिहास में बातें करते हैं और बैंकों के इतिहास में जाते हैं, तो 1969 में, 1969 में हमारे हिंदुस्तान में सरकार के अंडर में जो पब्लिक सेक्टर बैंक थी वो थी सिर्फ एसबीआई। 1969 में भारत सरकार के अंडर में कोई बैंक थी नहीं, सिर्फ एसबीआई को छोड़कर। तो भारत सरकार को लगा कि यार यदि हम किसी कुछ बैंकों को प्राइवेट सेक्टर बैंक से पब्लिक सेक्टर बैंक में कन्वर्ट कर लें, तो हमारे हिंदुस्तान में कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक बढ़ जाएंगी और भारत सरकार का पब्लिक सेक्टर बैंक में होल्ड और पकड़ और मजबूत भी कंप्लीट हो जाएगी। अर्थात हमारी हिंदुस्तान की सरकार चाहती थी कि कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक को कन्वर्ट करके पब्लिक सेक्टर बैंक बनाया जाए। इसलिए हमारी देश की सरकार ने 1969 में इंदिरा गांधी जी के समय में बैंकों का राष्ट्रीयकरण
राष्ट्रीयकरण किया, जिससे भारत सरकार का भी बैंकिंग क्षेत्र पर, बैंक्स पर कंट्रोल ज्यादा हो और लिक्विडिटी को मेंटेन किया जा सके और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन किया जा सके। क्योंकि पहले जब कोई भी सरकारी बैंक नहीं थी तो बहुत सारी ऐसी प्राइवेट बैंकें खुलती थी, बंद हो जाती थी, खुलती थी, बंद हो जाती थी। हिंदुस्तान में दोस्तों लोगों का बैंकिंग सेक्टर्स पर फेथ ज्यादा नहीं था, भरोसा ज्यादा नहीं था। अगर सरकार के अंडर में बैंकें बन गई तो लोगों का फेथ बढ़ेगा। इस उम्मीद को मद्देनजर रखते हुए इंदिरा गांधी जी ने पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। दोस्तों दूसरा कारण अगर आप गौर से आप देखिए, मैंने कहा कि सभी की सभी प्राइवेट कंपनीज बैंकिंग का काम करती थी। आज मैं आप लोगों को एक बिजनेस करने को कहूं तो आप लोग कहां करेंगे? गांव में करेंगे या शहरों में करेंगे, मतलब रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में? तो आप जवाब देंगे कि सर अर्बन एरियाज में काम करेंगे। तो आप जब सब अर्बन एरियाज में काम करेंगे और रूरल एरियाज में कोई नहीं होगा, तो दोस्तों मुझे बताइए कि हमारे देश में सभी की सभी जब प्राइवेट बैंकें थी, प्राइवेट बैंक्स काम किया करती थी, तो कोई भी बैंक या रूरल एरियाज में जाकर अपना काम करने के लिए करेगी? दोस्तों अगर बैंकें रूरल एरियाज में नहीं थी तो हमारे किसान भाइयों को फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती थी। हमारे किसान भाइयों को बड़े बड़े जमींदारों, लैंडलॉर्ड, साहूकारों से भारी ब्याज दरों पर ऋण लेना पड़ता था। जब भारी ब्याज दरों पर ऋण लेना पड़ता था और हमारी भारतीय सरकार के हमारे देश में जो किसान भाई थे ये कर्ज के तले दबते जाते थे, क्योंकि रूरल एरियाज में कोई बैंक नहीं थी। तो इंदिरा गांधी जी के मन में ख्याल आया कि क्यों ना अगर हम कुछ बैंकों को नेशनलाइज, मतलब पब्लिक, प्राइवेट से पब्लिक कर देते हैं, तो इन बैंकों की ब्रांचेस को हम रूरल एरियाज में खोलेंगे। जब इन बैंकों की ब्रांचेस को हम रूरल एरियाज में खोलेंगे, जिससे हमारे किसान भाइयों को पॉइंट नंबर 1 सही समय पर, पॉइंट नंबर 2 सही ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा, जिससे हमारा जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया इज द एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी, और कृषि भारत की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। आज भी हमारे हिंदुस्तान में लगभग 49% जनसंख्या एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में काम करती है। तो हमारे देश की सरकार ने कहा कि भैया हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे, हम बैंकों का नेशनलाइजेशन करेंगे। इसलिए हमारे हिंदुस्तान में नेशनलाइजेशन हुआ और आप लोगों को ज्ञान प्राप्त हो रहा होगा। तो इंदिरा गांधी जी ने एक लेटर छापा और उस लेटर में इनविटेशन कार्ड में सभी बैंकों को भेज दिया और उस इनविटेशन कार्ड में डेट लिख दी 19 जुलाई। उस इनविटेशन कार्ड में डेट लिख दी 19 जुलाई को इंदिरा गांधी जी ने सभी बैंकों से कहा कि 19 जुलाई 1969 में आरबीआई के दफ्तर में पहुंच जाना। दोस्तों सभी बैंकें आरबीआई के दफ्तर में पहुंची। आरबीआई ने कहा चलो लाइन से लग जाओ। जब सभी बैंकें लाइन से लग गईं तो आरबीआई ने कहा कि लल्ला तुम ये बताओ आप में से किस किस के पास 50 करोड़ के डिपॉजिट्स हैं, 50 करोड़ की पूंजी है। तो दोस्तों इतनी सारी बैंकें जो वहां पहुंची थी, उनमें से मात्र 14 बैंकों ने अपने हाथ खड़े किए जिनके पास 50 करोड़ की डिपॉजिट्स या पूंजी थी। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि पहले फेज में हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनके पास 50 करोड़ की पूंजी थी। बाकी बैंकों से आरबीआई ने कहा तुम निकल लो चुपचाप पतली गली से। तो दोस्तों पहले फेज में 14 बैंकों का भारत में राष्ट्रीयकरण हुआ। ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जाता है। दूसरी बार जब मामला यूं ही चलता रहा, सिलसिला ऐसे ही जारी था। इंदिरा गांधी जी को लगा यार कुछ मजा नहीं, भारत सरकार को लगा यार कुछ मजा नहीं आ रहा। तो दोस्तों 1980 में फिर से एक इनविटेशन कार्ड छापा गया और इस बार तारीख लिखी गई 15 मार्च, जरा चेक कर लेना, 15 अप्रैल भी हो सकता है, 15 मार्च या 15 अप्रैल भी हो सकता है दोस्तों, राइट। 15 मार्च 1980 कहा बाकी की बैंकें आ जाओ और एक बार फिर से लाइन लगाकर बैठ जाओ। तो दोस्तों 15 मार्च 15 अप्रैल था शायद, पता नहीं, लेट मी चेक, आई चेक इट। दोस्तों 1980 में क्या हुआ कि भारत सरकार ने सभी बैंकों को आरबीआई के दफ्तर में बुला लिया। लेकिन पहले कितनी कैपिटल कही थी? 50 करोड़। इस बार कहा 200 करोड़। तो जरा सोच के देखो क्या 200 करोड़ 1980 में बहुत बड़ी रकम थी या नहीं? तो हाथ खड़े किए सिर्फ 6 कंपनीज में।
तो दोस्तों आप लोगों को 6 बैंकों ने, तो आपको बता दें भारत में नेशनलाइजेशन एक बार 1969 में 14 बैंकों का, 1980 में 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमारे हिंदुस्तान में हुआ। इसी तरीके से हम और आगे चलते हैं और थोड़ा आप लोगों को ज्ञान देते हैं, तो आप लोग जरा ध्यान से सुनना। तो दोस्तों टोटल अगर हम देखें 14 और 6 20 नेशनलाइज बैंक भारत में हो गई। लेकिन फिर जब मामला चला और फिर जब हम आगे आए तो आगे आए और आगे हमने देखा क्या कि 1993 तो 93 में 1993 इन 6 में से जो बैंक थी, इसमें से एक बैंक निकली जिसका नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। तो जिसका नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इस न्यू बैंक ऑफ इंडिया ने क्या हुआ कि इसे 1993 में जो इन 6 में से थी शामिल, इन्हें मर्ज कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक के अंदर में। तो टोटल हमारे हिंदुस्तान में 19 में से एक माइनस हो गई, तो टोटल कितनी बची? 18 में से एक 19, 20 में से एक माइनस हो गई तो कितनी बची? 19। लेकिन इन्हीं 19 में से आपको बताया था अभी मैंने कि एक थी विजया बैंक और एक थी देना बैंक। तो विजया बैंक और देना बैंक कहाँ? बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गई। तो विजया बैंक एंड देना बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गई। तो टोटल सर ऐप को सुधार लो। सर ऐप नहीं चल रहा, पता मेरे सारे वीडियो पेंडिंग में पड़े हैं। ठीक है, बिल्कुल सुधार लेंगे सर, साउंड बफरिंग हो रहा है। सो साउंड इज ओके यार, देखता हूँ साउंड सही है। सो योगेंद्र जरा चेक करो, तुम जरा रिफ्रेश कर लो एक बार, राइट ना। छोड़ो, देखो जल्दी से जरा। तो 19 में से विजया बैंक को देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया। तो अब इसमें से मात्र 17 बैंकें बची हैं। लेकिन इस 19 के अलावा अगर मैं थोड़ा सा ज्ञान आप लोगों को और देना चाहूँ तो थोड़ी सी बात और आप लोगों को बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनना। इन 19 में से जरा थोड़ी सी बातें और सुन लीजिए और ज्ञान प्राप्त कर लीजिए कि दोस्तों क्या कि एक था, हाँ तो दोस्तों अभी 2013 में 2013 में इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन था और मनमोहन सिंह साहब को, बिल्कुल यार कर लेंगे भाई, क्यों चिंता कर रहे। साउंड खरखर कर रहा है सर, साउंड इज नॉट ओके। तो साउंड खरखर कर रहा है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलो मैं दिखवाता हूँ जरा, आज बुलवाता हूँ ना। सबका कर रहा है क्या? एक दो का ही कर रहा है? योगेंद्र पल्लवी नमो, इसका मतलब सबका कर रहा है। तो दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए और जरा ज्ञान प्राप्त करिए कि 2013 में भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई। भारतीय महिला बैंक जो थी, इसका रजिस्ट्रेशन, इसका पंजीकरण 1000 करोड़ कैपिटल के साथ किया गया, 1000 करोड़ पूंजी के साथ किया गया। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर, इसका जो मुख्यालय था, ये मुंबई में था, लेकिन इसकी फर्स्ट ब्रांच दिल्ली में खोली गई। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, लेकिन फर्स्ट ब्रांच मुंबई में खोली गई। सो दिस इज कॉल्ड क्या? भारतीय महिला बैंक, दिस इज कॉल्ड बीएमबी, राइट। इसके अलावा दोस्तों इसमें मेल और फीमेल दोनों एम्प्लॉयज होते थे और मेल एंड फीमेल दोनों के अकाउंट होते थे। लेकिन जो फीमेल्स हैं इन्हें सब्सिडाइज और इन्हें लोअर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलता था लोन। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य था एम्पावरिंग विमेन। दोस्तों इसका जो नारा था, इसका जो स्लोगन था वो था एम्पावरिंग विमेन, एम्पावरिंग इंडिया, महिला सशक्तिकरण, भारत सशक्तिकरण। एम्पावरिंग विमेन, एम्पावरिंग इंडिया, भारत सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। सो दोस्तों दिस इज कॉल्ड भारतीय महिला बैंक। लेकिन इसे भी मर्ज कर दिया गया कहाँ? एसबीआई के अंदर। कब? वही 2017 में। सो दोस्तों इसके अलावा 2004 के लमसम में भारत सरकार ने आईडीबीआई बैंक को लाइसेंस दिया। 2004 में आईडीबीआई बैंक को लाइसेंस नहीं, आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट से उठाकर पब्लिक कर दिया। तो ये भी हमारे हिंदुस्तान में नेशनलाइज बैंक के अंडर में आने लगी। तो दोस्तों अगर हम आज की बात करें और बिल्कुल इन सब चीज़ों को हटाएं, तो अगर आज की बात करें तो आज के समय में हमारे हिंदुस्तान में जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, उनकी कैटेगरी में 17 प्लस आईडीबीआई आती है, राइट। सो आप इन्हें टिक मार सकते हैं। तो आईडीबीआई और 17 और एक इसको मान लो तो 18। सो दिस इज कॉल्ड नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया। सो ये रहा हमारे हिंदुस्तान में
नेशनलाइज बैंक की बातें हैं। दोस्तों और कुछ पूछना है तो आप लोग अब पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये तो हो गई पब्लिक सेक्टर बैंक, राइट। भाई ऐसा नहीं है कि सर इसने कहा सर मैंने इन 65 दिनों में कुछ नहीं पढ़ा है एप्लीकेशन की वजह से। भाई माना एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसी भी ब्लंडर प्रॉब्लम नहीं है भाई कि तुम नहीं पढ़ पा रहे तो वेबसाइट से पढ़ लो। तो वेबसाइट इज 100% ओके। बाकी सब बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं यार। सो आप वेबसाइट से एक बार पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ पा रहे थे ऐप में, वेबसाइट पे लिखो टाइम, गूगल पे लिखो timescoaching.in, वहां से देखो स्मूथ वीडियोस चल रहे हैं, है कि नहीं। बाकी आप लोगों की इन समस्याओं को विद इन सम डेज करा जाएगा। अब एक टेक्नोलॉजी वाले रोज बोलते सर आज सर आज सर आज, कहो तो आपके सामने अभी के अभी फोन लगाता हूँ, दोस्तों कहते आज 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 बिल्कुल कर देंगे, बस चिंता मत करो। क्योंकि देखो ये टेक्नोलॉजी का काम है ना, तो टेक्नोलॉजी वाले, अब टेक्नोलॉजी में क्या है कि कभी एग्जैक्ट बोलते वो आज, लेकिन वहां देखते फास्ट फिर बाद में कुछ फंस गया। सो इस तरीके से दे गाइस आर डूइंग देयर जॉब वेरी वंडरफुली। इतना लाइव हो रहा है, इतना हम लोग पढ़ा रहे, तो ये भी अच्छा है। लेकिन अब दोस्तों जैसे अब जब मैंने पढ़ाना शुरू किया डे 1 में मान लो, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें निखर के आती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। हमने नया नया ऐप वेब लॉन्च किया, तो जब नया नया वेब लॉन्च किया तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती। आज भी मैं कई बार देखता पेटीएम हैंग हो गया, IRCTC की वेबसाइट हैंग हो गई। दोस्तों वो तो इतने बड़े हैं भाई, टाइम्स कोचिंग तो इतना सा बच्चा है कि नहीं। सो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए यार पॉजिटिव वे में, इतना बेहतरीन ज्ञान मिल रहा है उसकी वैल्यू करो यार तुम लोग। और चलिए दोस्तों नो मोर टॉक, आगे। थैंक यू सो मच, कोई नहीं आपने कहा ओके ना। दोस्तों ये तो हो गई हमारे हिंदुस्तान में नेशनलाइज बैंक की बातें, और आपको शायद इतना सा ज्ञान मिल चुका होगा और इतनी सारी बातें आप लोग सीख गए होंगे, इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसके अंदर एक सेक्शन और आता है, एंड दैट इज कॉल्ड RRBs। RRBs का मतलब क्या होता है, तो इन्हें हम कहते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। सो दे आर कॉल्ड RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स। दोस्तों ये रीजनल रूरल बैंक्स को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक्स। सो दे आर कॉल्ड रीजनल रूरल बैंक्स एंड दे आर कॉल्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। तो जरा हम RRBs और रीजनल रूरल बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को जरा ध्यान से सुनते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में जब 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, जब बैंकों को नेशनलाइज किया गया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो दोस्तों जब हमारे हिंदुस्तान में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जस्ट गिव मी मिनट, जरा मिश्रा जी को बुलाइए।
तो दोस्तों अब बात करते हैं जरा नेशनलाइज बैंक की और राष्ट्रीयकृत बैंक की, जरा ध्यान सुनना। ओके ओके निशांत जी, ठीक है ना। तो बात करते हैं जरा रीजनल रूरल बैंक्स की, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। दोस्तों जब 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जब बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, तो हमारे हिंदुस्तान में क्या था, जब 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ तो बहुत सारी ब्रांचेस रूरल एरियाज में खोली गई। लेकिन जब ब्रांचेस रूरल एरियाज में खोली गई तो वो उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई और इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं चल पाई। तो हमारी सरकार ने सोचा कि चलो एक नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट आई। तो जब नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट आई तो इस नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि चलो भाई एक काम करते हैं, हमारे इंडिया में एक्सक्लूसिवली एक एक्सक्लूसिवली बैंक्स बनाते हैं जो सिर्फ रूरल एरियाज में काम करे, जो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में काम करे। इसलिए हमारे हिंदुस्तान में आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना हुई और रीजनल रूरल बैंक का कॉन्सेप्ट आया। किस लिए आया जरा वो बता देते हैं कि रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इनके विकास के लिए। रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के अलावा जो दोस्तों हमारे किसान भाई हैं उन्हें एग्रीकल्चरल रिलेटेड, उन्हें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, कृषि गतिविधियों के लिए उन्हें टाइमली और एडिक्वेट अमाउंट में क्रेडिट मिल सके, लोन मिल सके, इसलिए दोस्तों इनकी स्थापना हुई। तो आरआरबीज को बनाने का उद्देश्य था कि जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक्स हैं, तो इन बैंकों का, रीजनल रूरल बैंक्स का मतलब है कि रूरल एरियाज में बैंकों का डेवलपमेंट हो सके और एग्रीकल्चर, कृषि संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध किया जाए। इसीलिए आप लोगों को बताऊं कि 1975 में हमारे हिंदुस्तान में हुआ कुछ यूं कि 1975 में हमारे हिंदुस्तान में क्या हुआ, तो इन 1975 में पहली आरआरबी बनी, फर्स्ट आरआरबी इन इंडिया। तो पहली आरआरबी 1975 में बनी जिसका नाम है प्रथमा ग्रामीण बैंक, जिसका नाम है प्रथमा ग्रामीण बैंक। दोस्तों ये प्रथमा ग्रामीण बैंक कहाँ पर है, तो ये मुरादाबाद सिटी उत्तर प्रदेश में बनाई गई। सो मुरादाबाद सिटी उत्तर प्रदेश में बनाई गई। सो दिस इज कॉल्ड द पहली आरआरबी इन इंडिया, मुरादाबाद सिटी उत्तर प्रदेश। एक और मैं बहुत बढ़िया बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, निशान जी उतार लीजिए। एक और मैं बहुत बढ़िया बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी आरआरबी हैं, जितनी भी रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, तो हर आरआरबी को कोई ना कोई एक पब्लिक सेक्टर बैंक स्पॉन्सर्ड करती है, बोले तो प्रायोजक करती है, बोले तो कैपिटल देती है, बोले तो पूंजी देती है। ध्यान सुनना, जितनी भी आरआरबीज हैं, जितनी भी क्या, इस समय अराउंड 55-56 आरआरबीज हैं। लेकिन जब मैं आज से 4-5 साल पहले पढ़ाता था तो बोलता था 190 प्लस, लगभग 200। लेकिन अभी हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ 55-56 बची हैं, क्योंकि सब बैंक आरआरबी मर्ज मुर्ज होकर एक दूसरे में मिल गई, राइट। तो इस समय हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ 50-55 बैंक्स ही बची हैं जो आरआरबी का काम करती हैं। दोस्तों जितनी भी आरआरबीज हिंदुस्तान में सुनना, वो किसी न किसी एक पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा स्पॉन्सर्ड होती हैं। स्पॉन्सर्ड का मतलब प्रायोजक, प्रायोजक का मतलब कि इन शॉर्ट कि जितनी भी अभी हमारे हिंदुस्तान 17+1 18 हिंदुस्तान में जो नहीं सॉरी एक एसबीआई 19, जितनी भी 19 सरकारी बैंकें हैं, तो यही सरकारी बैंकें हर आरआरबीज को स्पॉन्सर करती हैं। इनमें से कोई एक, मतलब हर आरआरबी किसी न किसी एक पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा स्पॉन्सर्ड होती है, प्रायोजक होती है। इन शॉर्ट कि हर आरआरबी का कोई ना कोई एक सरकारी बैंक पापा बैंक कहलाता है। सो दिस इज कॉल्ड आरआरबी, दिस इज कॉल्ड रीजनल रूरल बैंक्स, राइट। तो दोस्तों अब थोड़ी सी बातें और करते हैं, थोड़ा सा ज्ञान आप लोगों को और देते हैं। क्या कि जो पहली ग्रामीण बैंक थी प्रथमा, इसे स्पॉन्सर करता है सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक। तो इसका जो पापा बैंक है वो है सिंडिकेट बैंक। सो दिस इज कॉल्ड आरआरबी, दिस इज कॉल्ड रीजनल रूरल बैंक्स इन आवर कंट्री। मुझे लग रहा है आप लोगों को ज्ञान प्राप्त हो चुका है और आप लोगों को ज्ञान मिल चुका है। इसके अलावा थोड़ा सा और बात बताते हैं, थोड़ी सी और आप लोगों को ज्ञान देते हैं, जरा सुनिए कि
सिर्फ दो ऐसे स्टेट्स हैं, एक है गोवा और दूसरा है सिक्किम, जहां हमारे हिंदुस्तान में आरआरबीज नहीं है। दोस्तों गोवा और सिक्किम में आरआरबीज नहीं है, बाकी हर स्टेट में हिंदुस्तान में आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि जो आरआरबीज की जो कैपिटल है, आरआरबीज की जो पूंजी है, वो 3 हिस्से में डिवाइडेड है। नंबर 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नंबर 2 स्पॉन्सर्ड बैंक एंड नंबर 3 स्टेट गवर्नमेंट। जरा ध्यान सुनना, जितनी भी हिंदुस्तान में आरआरबीज हैं, जितनी भी हिंदुस्तान में रीजनल रूरल बैंक्स हैं, तो हर आरआरबी की कोई ना कोई एक बैंक स्पॉन्सर्ड बैंक और पापा बैंक कहलाती है। मतलब ध्यान सुनिए, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें 50% कैपिटल देती है, स्टेट गवर्नमेंट इन्हें 35% कैपिटल देती है और स्टेट गवर्नमेंट इन्हें 15% कैपिटल देती है। अर्थात जितनी भी आरआरबीज हैं, हर आरआरबी किसी न किसी एक पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा स्पॉन्सर्ड होती है। मतलब यहाँ पर जो इसकी स्पॉन्सर्ड बैंक है वो 35% की पूंजी देती है, और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं वो 15% और केंद्र सरकार 50%। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात कि एक आरआरबी जो है वो एक ही राज्य में रहेगी, अपनी ब्रांचेस दूसरे राज्य में नहीं खोल सकती है, और उसे बोलते हैं आरआरबीज। तो दोस्तों नोट कर सकते हैं आप लोग और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस थोड़े दिनों की ही बात है, बस 2-3-4 दिन में, मैं तो कह रहा हूँ आज ही शाम को ऐप अपडेट हो जाए, रोज रोज बात चल रही है। तो दोस्तों ये रही आरआरबी का ज्ञान, ये रहा रीजनल रूरल बैंक्स का ज्ञान। चले दोस्तों अब बात करते हैं, निशान जी नेक्स्ट आगे देख रहे हैं हम। बात करते हैं दोस्तों, और अब एक और जो बैंक, कमर्शियल बैंक खत्म हो चुका है, अब एक और बिल्कुल नई बिल्कुल ताजा हमारे हिंदुस्तान में बैंक्स आई हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स। एवरीबॉडी क्या बोलते हैं? स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स। तो ये बिल्कुल नई बिल्कुल ताजा बैंक है हमारे हिंदुस्तान में, स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स। जरा इनका कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स जो हैं बिल्कुल रीसेंट, तो स्मॉल एंड पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट नचिकेत मोर की कमेटी के द्वारा लाया गया। तो स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो नचिकेत मोर की कमेटी के द्वारा लाया गया। तो इसे हमने बोला स्पॉन्सर्ड स्मॉल एंड पेमेंट बैंक। तो नचिकेत मोर साहब ने दिया, और इसका उद्देश्य था फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इसका उद्देश्य था फाइनेंशियल इंक्लूजन, हिंदी में हमने बोला वित्तीय समावेशम। तो स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स को लाया गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। अब ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशम क्या होता है? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति का बैंक में अकाउंट होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को हम बैंक से जोड़ें। तो इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसे हम बोलते हैं वित्तीय समावेशम। राइट। तो दोस्तों जो अनकनेक्टेड लोग हैं, जो बैंक से जुड़े नहीं हैं, उन्हें हम बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएं, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशम। तो दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में फाइनेंशियल इंक्लूजन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्मॉल एंड पेमेंट बैंक लाया गया। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान में स्मॉल बैंक्स अलग हैं, और इन्हें हम बोलते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्हें बोलते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। और हमारे कंट्री में पेमेंट बैंक्स अलग हैं, एंड दे आर कॉल्ड पेमेंट बैंक्स। तो ये 2 प्रकार की बैंकें हैं, वन इज कॉल्ड स्मॉल बैंक एंड दूसरी है पेमेंट बैंक। तो इनके बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त करते हैं, इनकी कंडीशंस देखते हैं कि आखिर किसे स्मॉल किसे पेमेंट। राइट। तो दोस्तों इन दोनों के लिए आप बस एक बात याद रख लीजिए, बाकी ज़्यादा बातें नहीं करनी। जैसे अगर हमारे हिंदुस्तान में कमर्शियल बैंक की जब हम बात कर रहे थे, वाणिज्यिक बैंक की बात कर रहे थे, और कमर्शियल बैंक में जब हम बात कर रहे थे किसकी? कमर्शियल बैंक में हम बात कर रहे, हाँ, तो जो हम प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात कर रहे थे, अगर हमारे हिंदुस्तान में कोई प्राइवेट बैंक बनानी है तो मिनिमम कैपिटल कितनी चाहिए? 500 करोड़। इसी प्रकार से अगर हमारे हिंदुस्तान में कोई भी एक स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स बनानी है तो मिनिमम कैपिटल चाहिए 100 करोड़। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसके लिए जो मिनिमम कैपिटल है, मिनिमम पूंजी है, तो दोस्तों क्या है? 100 करोड़ रुपए। ये आप लोगों के दिमाग में हमेशा इंस्टॉल होना चाहिए कि एक स्मॉल एंड पेमेंट बैंक बनाने के लिए मिनिमम कैपिटल 100 करोड़ रुपए चाहिए, 100 करोड़। राइट। दोस्तों ध्यान सुनिए, यहाँ 500 करोड़, यहाँ मात्र 100 करोड़। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में बैंकें बने, इसलिए स्मॉल एंड पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट आया। राइट।
अब जरा स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक को एक एक करके देखते हैं। स्मॉल बैंक, अगर दोस्तों हम स्मॉल बैंक की बात करें, अगर यहाँ पर हम सिर्फ स्मॉल बैंक की बात करें तो स्मॉल बैंक को देखो, तो स्मॉल बैंक जो हैं जिन्हें हम स्मॉल फाइनेंस बैंक बोलते हैं, सबसे पहली बात ये लोगों से एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, ये लोगों की जमाओं को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, राइट, और तो और लोगों को लोन भी देते हैं। सो दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एज वेल एज एडवांस लोन्स। ये दोनों बातें, ये दोनों काम करते हैं स्मॉल बैंक्स। तो स्मॉल बैंक्स लोगों को डिपॉजिट लेते हैं और लोगों को लोन देते हैं। इसके अलावा आरबीआई ने कहा भैया डिपॉजिट तो लोन तो दे सकते हो आप, लेकिन जो लोन देते हैं वो मैक्सिमम, अधिक से अधिक मैक्सिमम किसी एक व्यक्ति को 25 लाख तक का लोन दे सकता है ये, उससे ज्यादा नहीं। तो अधिक से अधिक किसी एक व्यक्ति को ये 25 लाख लोन दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं, पर पर्सन। तो 25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति, उससे ज्यादा नहीं। सो दिस इज कॉल्ड स्मॉल बैंक्स, दिस इज कॉल्ड स्मॉल बैंक्स। इसके अलावा अगर हम आप लोगों को स्मॉल बैंक के बारे में थोड़ा सा और ज्ञान दें तो आपको बताते हैं कि रिसेंटली 72 कंपनियों ने स्मॉल बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन 72 कंपनियों में से आरबीआई ने लाइसेंस दिया मात्र 10 कंपनियों को। और ये जो 10 कंपनियां हैं जो स्मॉल बैंक का लाइसेंस लेकर इस समय काम कर रही हैं, वो 10 कंपनियां कौन कौन सी हैं, जरा ध्यान से सुनिए। वो है दोस्तों एयू फाइनेंसियर्स, उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस, उज्जीवन माइक्रो फाइनेंस, सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस, जनलक्ष्मी माइक्रो फाइनेंस, ईसफ माइक्रो फाइनेंस, इक्विटास होल्डिंग्स एंड आरजीवीएन माइक्रो फाइनेंस एंड कैपिटल लोकल एरिया बैंक एंड दिशा माइक्रो फाइनेंस। ये 10 कंपनियां हैं जिन्हें आरबीआई ने रिसेंटली स्मॉल बैंक का लाइसेंस दिया है और जो अब हमारे हिंदुस्तान में धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट कर रही हैं। सेम प्राइवेट इंडियन बैंक जैसा लाइसेंस देने का 1.5 साल का समय दिया और कहा बेटा जाओ और काम शुरू करो। सो दिस इज कॉल्ड द स्मॉल बैंक्स। अगर दोस्तों हम थोड़ा सा ज्ञान पेमेंट बैंक का लेते हैं तो जरा ध्यान से सुनना पेमेंट बैंक्स के बारे में। और ये बहुत प्रचलित हैं, आप लोगों ने सुना होगा रिसेंटली पेटीएम पेमेंट बैंक, आपने सुना होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। तो ये क्या है पेमेंट बैंक, तो जरा देखिए। सबसे पहली बात, जो पेमेंट बैंक हैं ये सिर्फ एक्सेप्ट कर सकती हैं डिपॉजिट्स, सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं। इन्हें आरबीआई ने लोन देना अलाउ नहीं किया। They can't provide the loan. They can't provide the loan. They only can accept the deposit. ये सिर्फ जमाओं को स्वीकार कर सकते हैं, ऋण इनको देना अलाउड नहीं है। इसके अलावा दोस्तों बता दें कि रिसेंट और हाँ, तो जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही हैं वो भी मैक्सिमम 1 लाख रुपए पर पर्सन। जो डिपॉजिट है वो है 1 लाख रुपए पर पर्सन। तो जो मैक्सिमम डिपॉजिट है वो किसी व्यक्ति से कितना है, 1 लाख, उससे ज्यादा नहीं। इसके अलावा एक और बात सुन लीजिए कि अभी रिसेंटली टोटल 41 कंपनीज ने पेमेंट बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। 41 में से 11 कंपनीज को आरबीआई ने इन्हें लाइसेंस दिया। और जो ये 11 कंपनीज हैं, जो 11 कंपनीज हैं वो कौन सी हैं, सबसे पहले ध्यान से सुनिए, वो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। आपने सुना होगा रिसेंटली एक बैंक बनी IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, राइट। तो ये एक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की एक यूनिट है दोस्तों। दूसरी NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, आप अपने देख सकते हैं, आप अपने पैन कार्ड के पीछे लिखा होगा NSDL पुणे। तीसरी है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आदित्य बिरला नूवो, चोलामंडलम डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंशियल सर्विसेज या लिमिटेड। इसके अलावा दोस्तों एक और विजय शेखर शर्मा लिमिटेड, जैसे बोलते हैं पेटीएम दोस्तों, आदित्य बिरला नूवो नहीं, इसके अलावा ये क्या बोलते हैं सन फार्मा, जैसे बोलते हैं दिलीप शांतिलाल शांघवी लिमिटेड। इसके अलावा दोस्तों टेक महिंद्रा, फिनो पेटेक, एयरटेल पेमेंट बैंक, वोडाफोन एम पैसा। दोस्तों ये 11 कंपनीज हैं जिन्हें रिसेंटली लाइसेंस मिला, लेकिन इन 11 कंपनियों में से आरबीआई ने जो लाइसेंस दिया वो दिया इन 11 में से, हाँ, लेकिन इन 11 में से 3 कंपनीज हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले चोलामंडलम, दूसरी सन फार्मा जैसे दिलीप शांतिलाल शांघवी, एंड एक तो चोलामंडलम हो गया, एक सन फार्मा हो गया, एंड
टेक महिंद्रा। दोस्तों चोलामंडलम एंड टेक महिंद्रा, ये तीन कंपनीज, ध्यान सुनना, चोलामंडलम, सन फार्मा को बोल सकते हैं दिलीप शांतिलाल शांघवी लिमिटेड, और दोस्तों टेक महिंद्रा। तो इन तीन कंपनीज ने अभी अभी अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया। तो इस समय टोटल 11 में से 8 पेमेंट बैंक बची हैं और 10 स्मॉल बैंक्स हिंदुस्तान में काम कर रही हैं। तो ये बिल्कुल रीसेंट ज्ञान है जो बैंकिंग सिस्टम में हमारे हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया है। सो दैट्स ऑल दोस्तों अबाउट द कंप्लीट फाइनेंशियल नेटवर्क ऑफ आवर कंट्री। अब फिर से एक बार रिकॉल करो, तो हम जरा जल्दी से रिकॉल करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में कौन कौन सी जो बैंक्स हैं वो काम करती हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा कि कुछ कमर्शियल बैंक्स हैं हमारे हिंदुस्तान में। कमर्शियल बैंक में हमने देख लिया प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक। इसके अलावा हमारे हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो सहकारी बैंकें काम करती हैं, उसके बारे में हमने पूरी डिटेल पढ़ ली। इसके अलावा कुछ हमारे हिंदुस्तान में स्पेशलाइज्ड और कुछ डेवलपमेंट बैंक्स हैं, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। इसके अलावा हमारे हिंदुस्तान में एक सेंट्रल बैंक है दैट इज कॉल्ड RBI, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे हिंदुस्तान में जो पब्लिक कमर्शियल के अंदर आती हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, और इसी के अंदर आती हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, राइट। इसके अलावा हमारे हिंदुस्तान में स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स हैं, ये भी हमने पढ़ लिया, स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स क्या है। इसके अलावा NBFC क्या है पढ़ लिया, MFI क्या है पढ़ लिया। दोस्तों मुझे लगता है सारा का सारा आप लोगों को ज्ञान मिल चुका होगा। जल्दी से कमेंट में लिख दिए और लास्ट के 2-3 मिनट में टॉक कर लेते हैं कि क्या क्लास कैसी लगी, आपको कुछ ज्ञान मिला या नहीं। तो कम ऑन दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर द डे। जल्दी से बस ये बता दीजिए कि हाउ वाज द क्लास एंड डिड यू गाइस एंजॉय द क्लास और नॉट, राइट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी, आई थिंक। कुछ और पूछ रहे हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल इवनिंग। गुड बाय एवरीवन।